गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिलिस आपके सामने प्रस्तुत हूँ ई लर्निंग क्लासेस के माध्यम से। और आप ध्यान देंगे कि जो चैप्टर है मैं एक क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी सब्जेक्ट। जैसा कि यह हमारा चौथा भाग है। चौथे भाग में हम देखेंगे इस बार का, जैसा कि नाम है एक कुत्ता और मैना, जिनके लेखक हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी। उनके बारे में पहले से ही आपको बताया जा चुका है कि इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में और मृत्यु 19 मई 1930 ईस्वी में। और यह पाठ जो है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। तो एक कुत्ता और मैना में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है अपने शांति निकेतन आश्रम में इधर उधर से रहते थे। बहुत सारे लोग वहाँ पर आते थे, बेचैन रहते थे। तो उन्होंने संक्षिप्त में बता रहा हूँ, उन्होंने सोचा कि चलो कहीं दूर जा करके हम रहना शुरू कर दे। तो उन्होंने श्री निकेतन को ध्यान में रख करके वहाँ पर गए और वहाँ पर 3 मंजिले मकान में वो रहने लगे। चलना स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, वो हमेशा जब भी कोई आते थे तो परेशान भी हो जाते थे। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें भी करते थे। तो इस तरह वो वहाँ पे रहने लगे। उसी समय आचार्य प्रसाद द्विवेदी जो थे वो सोचते थे कि गुरुदेव से मिलना बहुत ही जरूरी है, बहुत दिन हो गए थे। तो एक बार क्या वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे चले जाते हैं। परिवार के साथ जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारी बातें होती, लेकिन एक बार ध्यान में रखेंगे कि हमेशा जो गुरुदेव जो थे आचार्य प्रसाद द्विवेदी को दर्शनार्थी करके संबोधित करते थे। अर्थात वो हमेशा सोचते थे कि बहुत सारे लोग जो है दर्शन करने आते थे तो उनको भी वो संबोधित करते थे। बाद में हम लोगों ने देखा कि एक कुत्ता आता है जो काफी दूरी तय करके रविंद्रनाथ टैगोर के पास आता है और वहाँ मतलब कुछ वहाँ पर पहुँच जाता है। और इस तरह वो कुत्ते के ऊपर सर आते हैं तो काफी आनंद भी बहुत लगता है। और यहाँ तक की बात यह भी है कि जब वो मरे थे तो उनके भस्म जो राख जो थी जब लाया गया तो वहाँ पर वो उस समय तक भी था जब तक कि वो वहाँ से चला न जाए। उसके बाद हम देखेंगे, अर्थात हम जानेंगे कि यह जो किताब जो है आपके वेबसाइट पे डाउनलोड कर दिया गया है। उसमें पेज नंबर 16 का सबसे निचला पैराग्राफ हमें पढ़ना है। अब हम आते हैं उस पैराग्राफ के लिए। तो कुछ और पहले की घटना याद आ रही है, यानी श्री निकेतन के बाद कुछ और घटना आचार्य प्रसाद द्विवेदी को याद आ रही है। वो घटना जो है श्री निकेतन न होकर के वो है शांति निकेतन के समय। उन दिनों मैं शांति निकेतन में नया ही आया था। आचार्य प्रसाद अपने बारे में बता रहे हैं कि शांति निकेतन में पहली बार आए थे, वे हर एक चीज से अनजान थे। उस समय गुरुदेव से अभी तक घनिष्ठ नहीं हो पाया था। यानी वो बता रहे हैं कि उनके साथ में काफी मिले भी नहीं थे। उनके साथ जो संबंध होना चाहिए वो अच्छे ढंग से संबंध भी नहीं हुए थे, ज्यादा घनिष्ठता भी नहीं हुई थी। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। जैसे सुबह की बेला में सभी कोई बाहर निकलते टहलने के लिए, लेकिन अब ऐसा समय आ गया कोरोना, जिसके कारण लोग बाहर भी नहीं जाते, निकलते भी नहीं है। तो वो पहले की बात है। तो उस समय गुरुदेव टहलना शुरू कर देते थे। अब तो मुश्किल है बाहर निकलना शुरू का। मैं एक दिन, आचार्य प्रसाद बता रहे हैं कि मैं एक दिन उनके साथ हो लिया, यानी सुबह की बेला में जब वो निकलना शुरू किए तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी सोचे कि अरे गुरुदेव जब जा रहे हैं टहलने के लिए तो क्यों ना मैं भी चलो उनके साथ। जैसा कि आपके मम्मी पापा कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आप कहते मम्मी पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो वो कहते ठीक है चलिए। तो उसी तरह वो भी उनके साथ हो लिए होते। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, यानी गुरुदेव के पास हमेशा पढ़े लिखे लोग ही आते थे जो अध्यापक के तौर पर होते थे या अन्य विशेष व्यक्ति, भद्र व्यक्ति के लोग होते थे। सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया और उनके अनुरोध को उन्होंने टाला नहीं। उन्होंने कहा चलो है जरूर होंगे कि चलो आचार्य प्रसाद तुम भी चलो मेरे साथ टहलना शुरू कर दो। तो वे गुरुदेव आचार्य प्रसाद द्विवेदी और एक और अध्यापक जो थे वो टहलना शुरू कर दिए थे।
गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे। एक एक चीजों को, हम जब भी कहीं जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन उन पर विचार हम बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन गुरुदेव में ऐसी क्षमता थी कि वो हर एक चीजों को देखते थे, उन पर विशेष बल देते थे, उन पर विचार करते थे कि ये कैसे निकला, कहाँ से आया, यानी तरह तरह की बातें उनके मन में उमड़ते रहते थे। उक्त अध्यापक महोदय से बात करते जा रहे थे, और जब कहीं भी जाते तो चुपचाप तो नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ बातें होती ही रहती है। तो वैसे ही गुरुदेव, अध्यापक और हजारी प्रसाद द्विवेदी वो घूम रहे थे, टहल रहे थे और एक दूसरे से बातचीत करते चल रहे थे। मैं चुपचाप सुनता था, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी चुप हो जाते थे और उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना करते थे। बच्चों ध्यान देना, ध्यान से सुनना एक सबसे बड़ी अच्छी चीज है, कला भी है। क्योंकि जब भी विद्यालय में पढ़ाया जाता है या अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये जरूर ध्यान देना, इधर उधर आपको देखना नहीं है। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बात कहा। अब बातचीत करते करते कुछ सिलसिलों के बारे में वे बता रहे हैं कि क्या बता रहे, अच्छा साहब आश्रम के कौवे क्या हो गए, आश्रम के कौवे क्या हो गए, जो दिखाई देते थे वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे। उनको एक प्रकार का झटका लगा, उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। और यह प्रश्न उनके मुख से निकलता है। न तो मेरे साथी न अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे। मतलब जब गुरुदेव जी के साथ वे चल रहे हैं तो वे गुरुदेव की बातों पर ध्यान दे रहे थे, इधर उधर बातों पर, लेकिन उन्होंने इस माहौल प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं, जीव जंतु के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए। लेकिन उनका ध्यान ऐसा था कि वो हर एक चीजों को बारीकी से देखते थे। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से कौवे आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। बाद में उनको एहसास हुआ, उन्होंने जाना कि आखिर आश्रम में कौवे नहीं दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्या कारण है। तो आगे हम देखेंगे। मैंने तब तक कौवों को इस सर्वव्यापक पक्षी समझ रखा था, यानी हजारी प्रसाद समझते थे कि कौवे जो है सर्वव्यापक है, यानी सभी जगहों में क्या है मौजूद है। यहाँ पर एक शब्द है, शब्दार्थ में हम देखेंगे सर्वव्यापक। शब्दार्थ में हम देखेंगे सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का अर्थ क्या होता है बताइए? सब जगह व्याप्त। वेरी गुड। सब जगह व्याप्त, यानी हम लोग बहुत सारे जगहों पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कौवे जो है सभी जगह व्याप्त रहते, शामिल होते, लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं गया, नहीं वो अध्यापक के पास, न ही हजारी प्रसाद द्विवेदी। अचानक उस दिन